अपना टॉपिक है स्टूडेंट ब्लड सैम्पलिंग। ब्लड सैम्पलिंग क्या होती है इसके बारे में अपने को पढ़ना है स्टूडेंट। और ब्लड सैम्पलिंग को कलेक्ट करते समय कौन कौन सी वायल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से अपने को टूल्स यूज़ करने हैं, कौन सी साइट्स यूज़ करनी है और किस तरह से उसको किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ब्लड सैम्पलिंग। तो ब्लड सैम्पलिंग के जब आप करते हैं स्टूडेंट उस तरह से इस तरह से कुछ आपका सीन होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिकल ड्यूटीज़ के अंदर, कि आप पेशेंट के एंटीक्यूबैटल फोसा से इस तरह से ब्लड सैंपल लेते हैं। ये आपके सामने ये आगे वाला पार्ट है, ठीक है। पीछे की तरफ क्या है, ये वाइल है, इसको क्या बोलते हैं, वाइल, जिसके अंदर ब्लड है, ठीक है। इसके आगे कुछ ऐसा एक प्लास्टिक का है, उसको बोलते हैं वैक्यूम टेनर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैक्यूम टेनर। वैक्यूम टेनर। वैक्यूम टेनर बोला जाता है स्टूडेंट, जिससे डायरेक्ट क्या होता है अपनी जो वायल है उसको अटैच कर दिया जाता है, ताकि यदि आपको मान लो मल्टीपल सैम्पलिंग लेना है, ठीक है, एक से ज़्यादा वायल्स के अंदर ब्लड कलेक्ट करना है, तो उसके लिए वैक्यूम टेनर क्या होता है, प्रीफर्ड होता है। बिकॉज इसमें आप जब सिरिंज में भरते हैं तो उसमें 10 ml की आप यूज़ करेंगे, तो 10 ml से ज़्यादा यदि आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो ऐसे केस में आपको फिर वैक्यूम टेनर यूज़ करना चाहिए। और वैक्यूम टेनर से क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट वायल को अटैच करते हैं जितनी वायल्स के अंदर आपको ब्लड लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैक्यूम टेनर यूज़ किया जाता है। यदि आपको ज़्यादा आपको सैंपल्स लेने हैं तो उसके लिए वैक्यूम टेनर यूज़ करना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, टूल्स यूज़ किए जाते हैं जब आप ब्लड सैंपल लेने के लिए जाते हैं। जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगी होगी उस दौरान आप लोगों ने ये चीज़ें तो देखी होगी स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे है ये सिरिंजेस हैं, ठीक है, 5 to 10 20 15 ml इस तरह से। नेक्स्ट है टूर्निकेट है, टूर्निकेट अप्लाई किया जाता है। उससे क्या होगा, जो आपकी वीन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, आपको विजिबल इजीली एसेसेबल होने लग जाएगी। तो प्रोमिनेंट वीन्स को प्रोमिनेंट करने के लिए टूर्निकेट अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट। फिर बात करें टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब जिनके अंदर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसके अंदर वो होती है टेस्ट ट्यूब। ये इनका जो स्टॉपर है इसको क्या बोलते हैं, ये अपर वाला पार्ट है, इनको स्टॉपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टॉपर्स। इनके डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वायल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 70% आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिट है, ठीक है, स्प्रिट है जिससे क्लीन करेंगे स्किन को या साइड को। नेक्स्ट है कॉटन। आपको जो स्प्रिट है वो कॉटन के लगा के स्किन को क्लीन करना होता है। नेक्स्ट है मार्कर पेन। जब आप सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं या फिर आपको कोई मार्किंग करनी है स्किन पे, बॉडी पे, तो मार्कर पेन की सहायता से कर सकते हैं। और ये मार्कर पेन किसके काम आएगा, और आपकी जो वायल्स हैं इन पे लिखने के काम आएगा, पेशेंट का नाम, इस तरह से डेट, तो ये वायल्स पे भी काम आएगा मार्कर पेन। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट, इसलिए ग्लव्स। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है, जब आप ब्लड सैंपलिंग लेने जाएंगे तो उस समय आपके पास ये सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ब्लड सैंपलिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट बात करें तो स्टूडेंट कुछ डिफरेंट टाइप की वायल्स होती हैं और उनके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्लेन ट्यूब होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। और इसको प्लेन ट्यूब क्यों बोला गया है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं है, इसलिए रेड टॉप ट्यूब को क्या बोला गया, प्लेन ट्यूब। प्लेन मीन्स खाली है ये एकदम, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीकोगुलेंट नहीं डाला हुआ। तो इसके अंदर एडिटिव, नो एडिटिव, यहाँ पे एडिटिव लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का एडिटिव नहीं है। और ये ड्रग लेवल और ब्लड बैंक, ड्रग लेवल्स को चेक करने के लिए और ब्लड बैंक के अंदर यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट है एडीटीए। एडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इथाइलिन
डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, ये क्या है? एडीटीए की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, एडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है। और इसका जो जिस वायल के अंदर एडीटीए होता है उसका ब्लू कलर का, लेवेंडर टॉप ब्लू कलर का क्या होता है, उसका कलर होता है लेवेंडर टॉप ब्लू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि जिसके अंदर एडिटा होता है, उसके एडीटीए होता है, उसका कलर कैसा होता है? लेवेंडर टॉप ब्लू। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि लेवेंडर टॉप ब्लू के अंदर कौन सा एडिटिव होता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा EDTA। इसके कौन कौन सी सैम्पलिंग इसके अंदर की जाती है? CBC और HbA1c के लिए इसके अंदर की जाती है। स्टूडेंट्स, HbA1c क्या होता है? HbA1c से आपको 3 मंथ्स का शुगर लेवल पता चलता है। कितने मंथ का? 3 मंथ्स का शुगर लेवल पता चलता है। इट मीन्स 90 डेज का। यदि आप चाहते हैं कि मेरे पिछले 90 दिनों में मेरे शुगर का क्या लेवल रहा, ठीक है, ये आप पता करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? HbA1c। और HbA1c के लिए स्टूडेंट कोई फास्टिंग की नीड नहीं होती है, बिना फास्टिंग के आप HbA1c करा सकते हैं और करवाते हैं। HbA1c के अंदर नो फास्टिंग, नो नीड फास्टिंग, फास्टिंग की किसी भी प्रकार की फास्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसके लिए बोला मैंने? HbA1c। क्लियर है? यही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आपके। एक तो कितने मंथ्स का ये रिजल्ट शो करता है? 3 मंथ्स का, इट मीन्स 90 डेज का। और इसके अंदर इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। और इसको कौन सी वाइल में कलेक्ट किया जाता है? तो लेवेंडर टॉप ब्लू आता है, जिसके अंदर एडिटे होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हेपेरिन ट्यूब। हेपेरिन ट्यूब का जो वाइल का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और उसके अंदर क्या होता है? सोडियम हिपेरिन होता है एडिटिव। और क्यों कब यूज़ करते हैं? जब आपके प्लाज्मा केमिस्ट्री जैसे कि अमोनियम लेवल यदि चेक करना है, तो उस केस में आपको हिपेरिन वाइल यूज़ करनी है, जिसका कलर ग्रीन टॉप है। नेक्स्ट है ESR। ESR क्या होती है स्टूडेंट? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या बोलते हैं ESR? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन। ESR क्यों किया जाता है? ESR का लेवल क्यों देखा जाता है स्टूडेंट? वाई वी आर सीन ESR लेवल्स? बिकॉज वी वांट टू नीड फाइंड इन्फेक्शियस कंडीशन। इफ ESR इंक्रीज इट इंडिकेट्स इन्फेक्शियस कंडीशन। क्लियर है स्टूडेंट? ESR किसको इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन को। यदि ये बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन को पता करने के लिए ESR का लेवल चेक किया जाता है। और ESR का लेवल कितना होता है? 0 to 15 mm, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट बात करें ESR ट्यूब, जिसके अंदर ESR का लेवल चेक किया जाता है, तो आप ब्लड कलेक्ट करोगे। क्लियर है? फिर उसको किस में कलेक्ट करोगे? उसका कैसा कलर का वायल होगा? तो ब्लैक कलर का। ESR के लिए ब्लैक कलर का आपको याद रखना है। केवल ब्लैक कलर सिंगल मात्र ESR के लिए यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ESR के लिए कौन से कलर का वायल यूज़ करेंगे? तो ब्लैक कलर का। और उसके अंदर क्या होता है? एडिटिव क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट। और लेबोरेटरी यूज़ क्या है उसका? वेस्टर्न सेडिमेंटेशन रेट, इट मीन्स ESR। उसके अंदर वेस्टर्न मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज ट्यूब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए। ये अपर जो आपको 5 पढ़ाए मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेन ट्यूब, EDTA ट्यूब, हेपेरिन ट्यूब, ESR ट्यूब और ग्लूकोज ट्यूब। ये जो आपके सामने 5 ट्यूब है, इनको तो आप अच्छे से रट लेना, किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपके ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे आपको। तो ग्लूकोज ट्यूब कैसी होती है? यदि आपको मान लो ग्लूकोज के लिए आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसको ग्लूकोज का लेवल चेक कराना है, ठीक है, HbA1c नहीं, ग्लूकोज, ठीक है, जिसके अंदर फास्टिंग की नीड पड़ेगी।
नीड होगी। तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रे ट्यूब, ग्रे टॉप ट्यूब। और उसके अंदर क्या होता है, कौन सा एडिटिव होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। क्या कौन सा होता है स्टूडेंट, सोडियम फ्लोराइड। कौन सा होता है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड होता है, जब आप ग्लूकोज फास्टिंग वाला यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और अल्कोहल लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्टिंग जीटीटी जिसको बोलते हैं आप, और अल्कोहल लेवल को चेक करने के लिए फ्लोराइड वाइल यूज़ की जाती है। तो ग्लूकोज के लिए फ्लोराइड वाइल, और उसका कलर कैसा रहेगा, ग्रे। क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है आपके। नेक्स्ट है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिस उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, और उसके अंदर भी सोडियम सिट्रेट होगा। तो पीटी पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करने के लिए ब्लू कलर की वायर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सीरम ट्यूब, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपने येलो कलर का स्टॉपर भी देखा होगा वायल्स के ऊपर, येलो कलर का, वो सीरम के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप सीरम चेक करते हैं तो येलो ट्यूब, टॉप ट्यूब वायल, जिसके अंदर एसीडी और एसपीएस एडिटिव होता है। और ब्लड, होल ब्लड डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जाता है, आपको येलो ट्यूब यूज करना होता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बिन ट्यूब, जिसका कलर ऑरेंज होता है, और इसके अंदर थ्रोम्बिन क्या है, एडिटिव है, और केमिकल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये आपको ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, वरना पूछे जाते हैं मोस्टली। आपके जो अपर 5 है मोस्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जेल येलो ट्यूब, इसके अंदर जेल पाया जाता है, जिसको कंटेन से क्लोट एक्टिवेटर भी बोलते हैं, और सीरम जेल सेपरेटर। आपको वायल के अंदर एक सेपरेटर जेल सा दिखाई देगा, वो वेरियस खूब सारी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए किया जाता है। तो मेनली देखे जाए तो इस तरह से ये 5 भी इम्पोर्टेंट है, प्लेन ट्यूब, एडिटिव ट्यूब, फ्लोराइड ट्यूब, और ये सार के लिए ब्लैक वाला ट्यूब, ठीक है, ब्लैक टॉप ट्यूब। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट चले स्टूडेंट, अच्छे से आया समझ में। नेक्स्ट चलते अपन, तो अमाउंट कितना यूज़ करना है, 3 to 5 ml। यूजुअली आप जब ब्लड कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए तो 3 to 5 यूजुअली आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स, कौन कौन से साइट के अकॉर्डिंग ये टाइप है। तो वीन से यदि आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो तो वीनस सैम्पलिंग। तो वीनस सैम्पलिंग मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी, कोबाइटल वीन। कौन सी है स्टूडेंट, कोबाइटल वीन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है। नेक्स्ट है लोकेशन क्या है, एंटीकोबाइटल फोसा। एंटीकोबाइटल फोसा कहाँ होता है स्टूडेंट, लुक एट आर्म, यहाँ पे ये फोसा कौन सा बोला जाता है इसको, एंटीकोबाइटल फोसा। जहाँ आपका हिंज जॉइंट है वहाँ पे एंटीकोबाइटल फोसा है। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे जो वीन है उसको बोलते हैं एंटीकोबाइटल वीन। कौन सी वीन, कोबाइटल वीन। क्लियर है। और क्या यूजेस हैं इसके, ब्लड कल्चर और सीबीसी के लिए। ब्लड कल्चर और सीबीसी के लिए आपको वीनस सैम्पलिंग करनी होती है। कौन सी वीन से, कोबाइटल वीन से, और वो कहाँ पे होती है, एंटीकोबाइटल फोसा के यहाँ पे होती है। क्लियर है। तो वीनस सैम्पलिंग के आगे अपन बात करें तो आर्टेरियल सैम्पलिंग। कौन सी, आर्टेरियल सैम्पलिंग। यदि आप आर्टरी से ब्लड कलेक्ट कर रहे हो तो आर्टेरियल सैम्पलिंग बोल दिया। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका, रेडियल आर्टरी क्या है इसका मोस्ट कॉमन साइट है स्टूडेंट। और ये क्यों किया जाता है आर्टेरियल सैम्पलिंग, एबीजी एनालिसिस के लिए। आर्टरी, एबीजी का फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लड है और वहाँ पे जो गैसेस हैं जैसे कि CO2, O2, बाइकार्बोनेट आपके हैं, और आपका pH आपको देखना होता है। तो ये क्या एबीजी के अंदर देखा जाता है। और मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं, अब एबीजी एनालिसिस से क्या पता चलता है, आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस कंडीशन आपको फाइंड आउट हो जाती है। तो रेडियल आर्टरी कहाँ होती है स्टूडेंट, आपकी जो ये रेडियल बोन है आपके थंब साइड में क्या है, ये रेडियल बोन है। और इसके ऊपर जो ब्लड वेसल है उसको जो क्या करती है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ, अपने हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके आती है, उसको आर्टरी बोला जाता है स्टूडेंट। तो रेडियल आर्टरी से आर्टेरियल सैम्पलिंग की जाती है। और एबीजी के लिए एक टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट, वो काफ़ी बार आ चुका है आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर, उसका नाम है एलन टेस्ट। क्या है स्टूडेंट उसका नाम, एलन टेस्ट।
क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपना लेक्चर है एबीजी का, उसके अंदर आपको डिटेल्ड में एलन टेस्ट समझाया गया है। नेक्स्ट है कैपिलरी। कैपिलरीज से भी सैम्पलिंग ली जाती है, और कैपिलरीज कहाँ पाई जाती है, जो आपके डिस्टल पार्ट्स होते हैं, आपके हैंड्स के, आपके फुट्स के जो फिंगर्स हैं, वहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उसको कैपिलरीज बोला जाता है। और स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है वहाँ उनके कहाँ से लेना है, लेटरल साइड से। यदि आपका पैरों का भी फिंगर्स है, ठीक है, वहाँ पे लेटरल साइड से, मिडिल पार्ट से नहीं लेना है। फिंगर के मिडिल पार्ट से आपको ब्लड नहीं कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो इंजर्ड हो सकती हैं, इसलिए लेटरल साइड से क्या करना है, ब्लड कलेक्ट करना है। और बात करें तो फिंगर, लिटिल फिंगर, आपकी जो रिंग फिंगर है वहाँ से लिया जाता है। तो रिंग फिंगर कौन सी हुई, ये वाली आपकी रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के ये साइड से क्या करना है, आपको ब्लड कलेक्ट करना है। क्लियर है। टू मिनिमाइज द नर्व इंजरी, ताकि नर्व इंजरी को नहीं हो, इसलिए आपको लेटरल साइड से करना है, लिटिल रिंग फिंगर के। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। अब आपको पता चल गया कि कौन सी ट्यूब यूज़ करनी होती है। क्लियर है। कौन सी, आपको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, टूल्स यूज़ करने हैं, आपको पता चल गया। गोज, स्प्रिट, टूर्निकेट, आपके पास एक मार्कर होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, आपके पास वायल्स होने चाहिए, आपको अच्छे से पता होगा, आपके पास सिरिंजेस होनी चाहिए, वायल्स होनी चाहिए। तो अब अपने को प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करेंगे, यूज़ टूर्निकेट। टूर्निकेट अप्लाई करना है, और टूर्निकेट हमेशा स्टूडेंट याद रखना, आपको कभी भी प्रलॉन्ग समय तक आपको टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि यदि आप प्रलॉन्ग समय तक, यदि लंबे समय तक आप यदि इस टूर्निकेट को अप्लाई करके रखोगे, तो पेशेंट की कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरकेलेमिया। कौन सी कंडीशन स्टूडेंट, हाइपरकेलेमिया कंडीशन हो जाएगी। और इस हाइपरकेलेमिया की कंडीशन की वजह से पेशेंट की हार्ट रेट रिदम एबनॉर्मल हो सकती है, उसको बोला जाता है डिसरिदमिया। तो जब हाइपरकेलेमिया होता है तो ईसीजी के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो आपकी टी वेव है, टी वेव जो बनती है ईसीजी के अंदर वो कैसी होगी, टोल टी वेव, ठीक है। आपका जो पीआर इंटरवल होता है, पीआर जो इंटरवल अपन पढ़ते हैं, ईसीजी पढ़ते हैं जब, वो कैसा होगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड। और जो आपका क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो कैसा हो जाएगा, वाइड। तो ये कुछ ईसीजी के चेंजेस होते हैं हाइपरकेलेमिया के दौरान, और ये एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछे गए। एम्स 2000 दिल्ली का जो 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम लगा था, उसके अंदर भी पूछा गया था कि हाइपरकेलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं। और अभी आपके जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स लगे हैं, एम्स नागपुर, पटना, ऋषिकेश, इन एग्ज़ाम्स में भी किसी में पूछे गए थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, हाइपरकेलेमिया और इसके ईसीजी चेंजेस। तो लंबे समय तक टूर्निकेट अप्लाई करने की वजह से भी क्या होता है, पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे वो क्या हो चुकी हैं, दब चुकी हैं, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो चुका है लंबे समय तक। उस वजह से क्या हुआ, आपको पता है जो इंट्रासेलुलर केटाइन है वो क्या है, पोटेशियम ही है, इंट्रासेलुलर केटाइन, इंट्रासेलुलर केटाइन। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जाए इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर सबसे मेजर केटाइन कौन सा है, पोटेशियम। क्लियर है, पोटेशियम मेजर है। और इसका नॉर्मल लेवल भी पूछा गया है एक ही एग्जाम में, उस एग्जाम का नाम है आपका दिल्ली एम्स का एग्जाम लगा था, ठीक है स्टूडेंट, 2018 के अंदर एग्जाम लगा था। उसके अंदर पूछा गया था, एक तो पोटेशियम से 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट। क्या पूछे गए, एक तो नॉर्मल लेवल पूछा गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा है। तो आप सोच सकते हैं एक ही चीज़ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जब भी इलेक्ट्रोलाइट पढ़ो तो पोटेशियम जरूर पढ़ के जाओ,
पोटेशियम से 100% क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मल लेवल कितना होता है 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है। ये दोनों चीज़ दिल्ली एम्स के अंदर पूछ ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए किस पैटर्न का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल होता है, सिंपली लेवल होता है और आपको फोकस करना होता है। बट आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, इसलिए आप अपने इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू बने रहे। नेक्स्ट है यूज़ टूर्निकेट। क्यों यूज़ किया अपन ने, ताकि वेंस प्रोमिनेंट हो जाए, आपको इजीली एसेस हो जाए। आप यदि टूर्निकेट अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे वेंस में अच्छे उनमें टेंशन हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी उसके अंदर और वो आपको फील होने लगेगी। नेक्स्ट है क्लीन द साइट। टूर्निकेट अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, साइट को क्लीन करते हैं। क्लियर है। और कितना परसेंट अल्कोहल यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 70% अल्कोहल यूज़ किया जाता है। जो आपकी स्पिरिट होती है उसके अंदर कितना परसेंट होता है, 70%। अब बात करें टेक्निक, किस तरह से आप टेक्निक यूज़ करते हैं, तो सिंगल स्ट्रोक टेक्निक। ठीक है, जब आप क्लीन करते हैं, ठीक है, आप क्लीन करते हैं स्किन को स्पिरिट से गोज लेके क्लीन करते हैं, तो सिंगल स्ट्रोक टेक्निक। सिंगल स्ट्रोक टेक्निक क्या होती है स्टूडेंट, आपने एक बार ऐसे क्लीन किया, आपको इसे वापस इस तरह से नहीं करना होता। एक बार यूँ क्लीन किया और उसको थ्रो, कौन सी बकेट में डालेंगे, येलो कलर में, इस तरह से क्लीन किया, फेंक दिया, बस उसको बोला जाता है सिंगल स्ट्रोक टेक्निक। और डिस्कार्ड द स्वाब इनटू द किडनी ट्रे। यदि आपके पास किडनी ट्रे अवेलेबल है, किडनी ट्रे किस तरीके की होती है, इस तरह से किडनी ट्रे आप लोग देखोगे हॉस्पिटल्स के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट, उसके अंदर आपको फेंक देना है। डोंट टच द स्किन। फिर बाद में आपको स्किन को टच नहीं करना है। वेट अप टू इवोपरेशन ऑफ एल्कोहल, और आपको वेट करना है कि वो एल्कोहल सूख जाए। नेक्स्ट है इंसर्ट नीडल। फिर बाद में आपको नीडल इंसर्ट करनी है, ब्लड कलर कर लेना है और रिलीज टूर्निकेट। और आपने ब्लड कलर कर लिया, उसके बाद में टूर्निकेट को खोल देना है और वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है। कहाँ पे, जहाँ पे आपने नीडल इंसर्ट आपने किया, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस है। इसलिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको क्या करना है, इस तरह से प्रेशर अप्लाई करके रखना है। उससे क्या हो जाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा। कभी भी ब्लड स्टॉप करना है तो आपको सबसे पहला आपका नर्सिंग रोल है अप्लाई प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, उस साइड से ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर आर्टेरियल सैंपलिंग। अब आपने सैंपल को कैसे कलर करना है वो सीख लिया। यदि बट डिफरेंट साइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, इसलिए अभी अपन स्टार्टिंग में पढ़ने जाएंगे किसके बारे में, आर्टरी। अब आपको कोई बोल दिए कि आर्टरी से सैंपल लेना है, आपने मान लो पहले वीन से ली है अब तक और आर्टरी से कभी ली नहीं है, ठीक है, तो आर्टरी से किस तरह से लेनी है, नो नीड टूर्निकेट। जब आर्टरी सैंपलिंग किसके लिए करते हैं अपन, एबीजी एनालिसिस के लिए। अपन ने पढ़ा ना एबीजी, और एबीजी के लिए बहुत कम लोग हैं नर्सिंग के अंदर जो एबीजी के लिए सैंपलिंग लेते हैं, मोस्टली वीन से लेते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए आर्टरी से सैंपलिंग ली जाती है, तो उस दौरान टूर्निकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड। नेक्स्ट है क्लीन द साइट। डायरेक्ट इस साइट को क्लीन करना है आपको और आर्टरी को पंक्चर करके ब्लड निकाल लेना है और वहाँ प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर कहाँ करना है, जहाँ आपने नीडल इंसर्ट की है, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना है, ये यहाँ पे मेन चीज़ है जब आर्टरी से आप सैंपल लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपन आर्टरी के बाद में कैपिलरी सैंपलिंग। कैपिलरीज मैंने बताई, जो आपकी माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, आपके फुट और फिंगर में पाई जाती है, और वहाँ पे लेटरल साइड से ब्लड कलेक्ट करना होता है, क्योंकि मिडिल पार्ट में नर्व एंडिंग्स होती हैं, उनको इंजरी हो सकती है। तो सबसे इसका रूल होता है, मेथड होता है, इसका तरीका होता है किस तरह से की जाती है कैपिलरी सैंपलिंग। तो वॉश द फिंगर विद वार्म वाटर। जो आपकी फिंगर है उनको वार्म वाटर से वॉश करना है, क्योंकि आपकी जो ये फिंगर्स के अंदर ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही माइक्रो हैं और उनसे ब्लड कलर करना इतना ईजी नहीं है। तो वो बहुत ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो उनसे ब्लड आएगा नहीं, इसलिए आपको वार्म वाटर में हैंड को या फुट को
डिप करके रखना है, ताकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होगा, क्योंकि आपको पता है हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई यदि बढ़ेगी फिंगर्स के अंदर तो वहाँ से ब्लड भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो वॉश द फिंगर विद वार्म वाटर टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू फिंगर, ताकि ब्लड फिंगर के अंदर वेसोडाइलेशन हो और ब्लड सप्लाई हो जाए। फिर क्या करना है, डिस्कार्ड द फर्स्ट ड्रॉप, जो ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप होगी उसको डिस्कार्ड करना है, और फिर आगे का ब्लड आपको एज ए सैंपल यूज करना है। इस तरह से अपन कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें देखो बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अपन पैरों से करते हैं। पैरों से यहाँ से जो कैल्केनियस वाला पार्ट है, एडी वाला पार्ट है, वहाँ से किया जाता है। तो वहाँ पे भी लेटरल पेलेंट्रल नर्व होती है यहाँ पे मिडिल पार्ट में, इसलिए मिडिल पार्ट से नहीं करना है। ये मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ से आपको नहीं करना होता है, इस पार्ट से ही आपको ब्लड सैंपलिंग करना होता है। ये है पंक्चर साइट, क्लियर है। इस साइड भी ये पंक्चर साइट है। ब्लड यदि कलेक्ट करना है छोटे बच्चों के पैरों से तो साइडों से किया जाता है, जहाँ पे एडी होती है। ठीक है, बीच से नहीं किया जाता, क्योंकि मिडिल पार्ट में नर्व्स होती हैं, उनको इंजरी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है बच्चा, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी सैंपलिंग। जब आपकी NICU NBCU में ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे आप देखोगे कि न्यूबॉर्न के पैरों से इस तरह से पेलेंटर वाले पार्ट से लिया जाता है ब्लड। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट है पर्पस। क्या क्या पर्पसेस हैं, वीनस सैंपलिंग के हैं। ब्लड कल्चर और CBC के लिए आप क्या करते हैं, वीनस सैंपलिंग करते हैं, और ABG एनालिसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के लिए आप क्या करते हैं, आर्टेरियल सैंपलिंग। नेक्स्ट है कैपिलरी सैंपलिंग। क्यों करते हैं, कब कब करते हैं आप, ब्लड सैंपलिंग पता करने, ब्लड सैंपलिंग के लिए क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ब्लड शुगर लेवल और मलेरिया की जांच के लिए, इन टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, कैपिलरी सैंपलिंग लेते हैं। ये कैपिलरी सैंपलिंग मोस्टली न्यूबॉर्न्स के अंदर आप लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं आपके न्यूबॉर्न्स, उनके अंदर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह से आपके ये यूजेज भी हो गए कि वीनस सैंपलिंग, आर्टेरियल सैंपलिंग और कैपिलरी सैंपलिंग के क्या क्या यूजेज हैं। अब यूजेज के बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं आगे कि आपके कैनुले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैनुलेशन, ठीक है, डिफरेंट कलर के कैनुलाज होते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं कि मेन चीज़ ऐसी कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, लेस इन नंबर, जो सबसे कम नंबर का होगा स्टूडेंट वो मोर इन डायमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये 14 नंबर का कैनुला है, नंबर तो छोटा है, इस 16 से छोटा है 14, बट इसका डायमीटर क्या है, बड़ा। इट मीन्स मैं साहब आपको बोलूँ तो ये देखो इस तरह से ये नीडल है, ये इसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है, ये 14 नंबर का, और 16 नंबर का थोड़ा कम होगा डायमीटर, इस तरह से। इसको बोलते हैं लेस इन नंबर मोर इन डायमीटर। नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले बेसिकली अपन बात करें तो अपन ये सब पढ़ते हैं कि कैनुलेशन मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एक तो 18 नंबर का, क्लियर है स्टूडेंट, एक पूछा जाता है आपके 22 नंबर का और एक 24 नंबर का। ये जो आपके ये 18 से लेके 24 तक हैं, इनसे रिगार्डिंग मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 14 नंबर का जो आपका कैनुला होता है वो कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। कलर कोड भी पूछ लिया जाता है तो ऑरेंज कलर का। इसका ट्रिक है स्टूडेंट याद करने का, YBPGO, ठीक है, YBPGO। तो 14 का ऑरेंज कलर होता है। और रैपिड फ्लूइड, ये जो ऊपर वाले 3 हैं, यदि आपको फ्लूइड रैपिडली देना है, जल्दी से पेशेंट को फ्लूइड देना है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस हो चुका होता है, आपको पेशेंट को जल्दी से जल्दी इमीडिएट क्या करना होता है, फ्लूइड चढ़ाना होता है, इन्फ्यूज़ करना होता है। तो ये रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन के काम आते हैं अपर 3 मोस्ट, जैसे 14 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। 14 का कलर कोड है ऑरेंज, 16 का ग्रे और 17 का वाइट। फिर बात करें 18 नंबर का होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है स्टूडेंट, ग्रीन कलर का, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम में लिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से कलर का जो कैनुला यूज़ किया जाता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और उसका नंबर कितना है, 18 नंबर। क्लियर है स्टूडेंट।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और कौन से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट कि कितने घंटे के अंदर अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है कंप्लीट 4 आवर्स के अंदर। कितने आवर्स के अंदर? 4 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? नॉर्मल सेलाइन यूज़ किया जाता है, जब आरएल यूज़ नहीं करना है, रिंगल लैक्टेट यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल सेलाइन यूज़ करना है। नॉर्मल सेलाइन क्या है? एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कि इसकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है वो ब्लड के सिमिलर है, इसलिए इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला गया नॉर्मल सेलाइन को। जबकि अपन आरएल को भी आइसोटोनिक ही बोलते हैं क्योंकि उसकी भी प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी अपने ब्लड के ऑस्मोलरिटी के सिमिलर है। नेक्स्ट बात करें और इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड के रिगार्डिंग। यदि ब्लड और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड? आपका एक तो हो गया कि कितने आवर्स, विद इन कितने आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन करना है, तो विद इन 4 आवर्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और कौन सा सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है? तो नॉर्मल सेलाइन, क्योंकि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसलिए नॉर्मल सेलाइन को यूज़ किया जाता है। और कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं एग्जाम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड? वो ये होता है यदि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है, इट मीन्स किसी भी प्रकार का कोई इसके जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट उन पे भी क्या होता है आपके क्वेश्चंस आते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की यदि इस तरह से रिएक्शन होने लग जाती है आप पेशेंट के अंदर, तो आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देना है इमीडिएटली, और फिर बाद में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है? यदि किसी भी प्रकार की कोई ब्लड रिएक्शन हो जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो क्या है रहेगी? स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग प्रायोरिटी। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आपके जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो कैनुला से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सा कैनुला यूज़ करना है? 18 नंबर ग्रीन कलर का। नेक्स्ट है 20 नंबर का जो 20 नंबर का जो कैनुला होता है उसका कलर कोड कैसा होता है? पिंक कलर का। कैसा होता है? पिंक कलर का। ये देखो यार, फिर आ गया वो। फिर अपन बात करें 18 नंबर जो कैनुला, उसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं अपन 20 नंबर कैनुला के उसका कलर कोड कैसा होता है? 20 नंबर जो कैनुला होता है उसका कलर कोड होता है पिंक। कैसा होता है? पिंक होता है। वो एडल्ट के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है जब भी आप कोई भी फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। 20 नंबर कैनुला किस में यूज़ करते हैं स्टूडेंट? एडल्ट्स के अंदर, जिसका कलर कोड कैसा है? पिंक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट है 22 नंबर जो कैनुला है उसका कलर कोड कैसा होता है? ब्लू कलर कोड होता है। और ये रिसेंटली आपके एम्स ऋषिकेश के अंदर पूछा गया कि जो चिल्ड्रंस के अंदर कैनुला यूज़ करना है वो कितने नंबर का है? 22 नंबर का। और उसका कलर कोड पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कलर कोड पूछा गया था एम्स ऋषिकेश 2020 वाले एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर चिल्ड्रंस का ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? चिल्ड्रन के अंदर ब्लू। देखो चिल्ड्रंस क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बच्चे। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 24 नंबर का जो कैनुला है उसका कलर कोड है येलो। कैसा है? येलो। और 3 मंथ टू 3 ईयर के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके अंदर क्या यूज़ करना है? आपको येलो कलर कोड कैलकुलेशन यूज़ करना है, जिसका नंबर है 24। तो 24 वाले का डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट? कम होगा, क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका डायमीटर कम होगा, और जिसका नंबर कम होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। और इस टेबल से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सिरिंज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सिरिंज के बारे में पढ़ना है। अपन ने कैनुला पढ़ लिया, कैनुला के बाद में सिरिंज। आप सिरिंज देखते हैं तो उसके ऊपर एक डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल पार्ट्स, ये सब है। ये स्टॉपर है, ऊपर प्रोटेक्टिव कवर है ये वाला, जो कि निडल के ऊपर होता है। और निडल के नीचे क्या होता है स्टूडेंट? इस तरह से ये बैरल होता है। ठीक है, बैरल होता है, बैरल के अंदर प्लंजर होता है, इसको बोलते हैं प्लंजर। जिसको आप खींचते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, इसको बोला जाता है प्लंजर। क्या बोला जाता है? प्लंजर या पिस्टन।
और ये बैरल होता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml इस तरह से। और इस यहाँ पे नीडल एडेप्टर होता है और नीडल हब। नीडल के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नीडल हब। क्या बोला जाता है? हब बोला जाता है स्टूडेंट। फिर है यहाँ पे बेवल, जिस पार्ट से आप प्रिक करते हैं, नीडल के जिस पार्ट से आप स्किन को प्रिक करते हैं उसको बोला जाता है बेवल। क्या बोला जाता है? बेवल। बेवल वाला पार्ट क्या करता है? आपको प्रेस करता है। फिर नेक्स्ट है साफ्ट ऑफ नीडल, ये बीच वाला पार्ट होता है नीडल का, इसको बोलते हैं साफ्ट। क्या बोला जाता है? साफ्ट। तो इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं, सिरिंज के पार्ट्स होते हैं, जिसमें अपन ने बेवल पढ़ा जो आगे वाला पार्ट है, फिर ये साफ्ट है नीडल, और ये नीडल का हब वाला पार्ट है, और नीडल एडेप्टर वाला पार्ट ये वाला पार्ट, और फिर ये है बैरल। बैरल के पीछे की तरफ आपका प्लंजर आ गया। तो और ऊपर की तरफ प्रोटेक्टिव कवर होता है किसके? नीडल के, क्योंकि वरना प्रोटेक्टिव कवर नहीं होगा तो हर किसी की ये चुभ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, जब भी आप इसको इंसिनरेट करते हैं, आपके हॉस्पिटल में क्या होता है कि इंसिनरेटर होता है, इस तरह से बॉक्स होता है, वो इलेक्ट्रिकली होता है, उसको उससे क्या करना होता है? आपको डेस्ट्रॉय करना होता है, नीडल को डेस्ट्रॉय करना होता है। आफ्टर आप कोई भी इंजेक्शन लगा देते हैं उसके बाद में उसको डेस्ट्रॉय करते हैं, तो उसको कभी भी पूरी इस नीडल को नहीं करना होता, केवल ये बेवल जो पार्ट है, ये जो एंड वाला पार्ट है, बेवल जिसको बोलते हैं, एंड वाला पार्ट है इसका, उसको क्या करना है? उससे डेस्ट्रॉय करना है। कभी भी पूरी नीडल को डेस्ट्रॉय नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है? इससे फ्यूम्स निकलेगी, आयरन की फ्यूम्स निकलेगी, उससे क्या हो सकता है? आपके लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स कैंसर हो सकता है। इसलिए केवल बेवल टिप वाला पार्ट है जो नीडल का, उसको ही आपको इंसिनरेट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? उसी को डिस्ट्रॉय करना है, वरना उससे हेजार्डियस फ्यूम्स निकलती है और आप लोगों के प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किस तरह से आपको करना होता है, नीडल का मैनेजमेंट किस तरह से? बर्न द ओनली टिप, टिप वाला पार्ट ही बर्न करना होता है, उसे बेवल बोलते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट रेस्क्यू और रिसाइकलिंग, ताकि उसका रीयूज भी नहीं हो सके, रिसाइकलिंग भी नहीं हो सके। कट द हब ऑफ सिरिंज, अपन ने एक पार्ट पढ़ा था सिरिंज के नीचे, सिरिंज के ऊपर की तरफ और नीडल के नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं हब। टू प्रिवेंट रिसाइकलिंग, क्यों कट करना है? ताकि रिसाइकलिंग नहीं हो सके। डोंट रिकेप द नीडल, आपने इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद में उसको रिकेप नहीं करना चाहिए, उसको डायरेक्ट इंसिनरेट करके उसको कट करके फेंक देना चाहिए डिफरेंट बकेट के अनुसार। तो टू प्रिवेंट द नीडल स्टिक इंजरी, नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए आपको नीडल को रिकेप नहीं करना है, कभी भी उसका ढक्कन वापस नहीं लगाना है, उसको आप इंसिनरेट करो और उसको कट करने के बाद में आप उसको डिस्कार्ड कर दो। क्लियर है? तो ये रेशनल है इनके पीछे कि कट क्यों नहीं करना चाहिए, कट करना चाहिए अब सिरिंज के हब को, उसको रिकेप नहीं करना चाहिए, ऑन टिप वाले पार्ट को ही क्या करना चाहिए? बर्न करना चाहिए। तो इनके पीछे रेशनल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इफ़ नीडल स्टिक इंजरी अकर, यदि किसी प्रकार से किसी भी वजह से आप जो हॉस्पिटल पर्सनल है, नर्सिंग स्टाफ है, उसके किसी प्रकार से नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? डोंट स्क्वीज, उसको दबाना नहीं है। कभी भी मान लो आपकी सिरिंज लग गई बाय गलती से, तो आपको स्क्वीज नहीं करना, उसको वॉश फिंगर अंडर रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के जो टेप वाटर है उसके अंदर आपको वॉश करना है। कभी भी उसको ऐसा नहीं है आपके ब्लड आ रहा है तो आप उसको सक करने लग जाओ, दबाने लग जाओ, स्क्वीज करने लग जाओ, नहीं करना है, आपको रनिंग वाटर के नीचे उसको वॉश करना है। नेक्स्ट है टेक द प्रोफाइलेक्सिस, और क्या कर लेना है? प्रोफाइलेक्सिस और बचाव वाली दवाइयाँ आपको लेनी है। जैसे कि HIV, यदि पेशेंट को मान लो HIV हो है, चांस है कि HIV हो सकता है, तो एडमिनिस्टर 28 डेज जिडोविडिन, 28 दिन के लिए जो जिडोविडिन होती है, एंट्री रेट्रोवायरल जो ड्रग होती है वो देनी है। जिडोविडिन किसके लिए यूज़ करते हैं? HIV के लिए। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जिडोविडिन कौन सी कंडीशन के अंदर देते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ये क्वेश्चन सभी रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि सिंड्रोम किसे बोला जाता है? सिंड्रोम किसको बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम। यदि खूब सारे सिम्टम्स यदि एक साथ दिखाई देते हैं
तो उसको बोला जाता है सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसको क्या बोला जाता है? सिंड्रोम। ये अभी रिसेंटली आपके क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस के लिए क्या यूज़ करेंगे यदि चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस हो सकता है, तो HBV इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन आपको यूज़ करने। और इफ़ रिकेप, यदि आप रिकेप भी कर रहे हो नीडल को, तो सिंगल स्कूप आपको टेक्निक यूज़ करनी है। नेक्स्ट बात करें, अब पढ़ने जा रहे हैं अपन वोमिटिंग के बारे में। अपन ने ब्लड सैंपलिंग के बारे में पढ़ लिया और अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वोमिटिंग के बारे में। तो वोमिटिंग क्या होती है, कैसे वोमिटिंग, तो एक तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आप लोग पढ़ते हैं, खूब टाइप से आप लोगों की वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग क्या होता है, आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वोमिटिंग। तो वोमिटिंग एक आप पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है? झटके के साथ वोमिटिंग आना, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। फोर्सफुल वोमिटिंग ड्यू टू नर्व इरिटेशन और स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस, यदि आपके स्टोमक के अंदर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाएंगे या फिर नर्व का इरिटेशन हो जाएगा, उस वजह से आपके फोर्सफुली क्या होगा, वोमिटिंग होगा। और वो कब देखने को मिलता है? जब पेशेंट के अंदर ICP बढ़ जाता है, इंक्रीज ICP एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है स्टूडेंट? पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात करें तो ये आपका स्टोमक है, स्टोमक वाले पार्ट के नीचे ड्यूडेनम होता है, यहाँ पे ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम के जो स्फिंक्टर है वो क्या हो जाते हैं? नेरो हो जाते हैं। इस तरह से उनकी ओवरग्रोथ होने की वजह से ये वाला पार्ट, स्टेनोसिस मतलब हो जाना, नेरो होना। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नेरो हो जाना। यदि नेरो हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो बच्चा मिल्क पी रहा है वो कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएंगे, नर्व एंडिंग इरिटेशन हो जाएगा और फोर्सफुली वोमिटिंग। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इसी को बोला जाता है। तो इंक्रीज ICP पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी वोमिटिंग देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और स्टूडेंट ये आपके रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, जो आपका कंबाइंड एम्स का एग्जाम लगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी वोमिटिंग देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नेक्स्ट बात करें बिलियस, क्या लिखा हुआ है? बिलियस वोमिटिंग। बिलियस वोमिटिंग इट मीन्स क्या है? बाइल आ रहा है। बिलियस मीन्स बाइल प्रेजेंट। यदि आपकी जो वोमिटिंग आ रही है पेशेंट की, उसके अंदर बाइल प्रेजेंट है। बाइल कहाँ से बनता है स्टूडेंट? लीवर उससे बनता है, लीवर से फिर गॉल ब्लैडर में, फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो ड्यूडेनम में आता है। यदि ड्यूडेनम वाले जो सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, यदि वहाँ से उसके ऊपर वाले पार्ट में यदि कोई दिक्कत है, क्लियर है, तो वहाँ से क्या होगा? बाइल प्रेजेंट होगा, बिलियस वोमिटिंग। क्लियर है। और सीन इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जब इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसे केस में क्या देखने को मिलता है? बाइलस वोमिटिंग देखने को मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉन बिलियस वोमिटिंग की। नॉन बिलियस वोमिटिंग क्या होती है स्टूडेंट? इट मीन्स बाइल प्रेजेंट नहीं है, बाइल प्रेजेंट नहीं है वोमिटिंग के अंदर, तो बाइल अब्सेंट। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कैसी वोमिटिंग होती है? नॉन बिलियस, बाइल जूस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, सेकंड ड्यूडेनम की सेकंड पार्ट में ओपनिंग होती है उसकी, तो उसके ऊपर ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यदि आपकी जो CBD खुलती है, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है आपकी? ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में क्या होती है? ओपनड होती है इस तरह से। ये क्या है? ये ड्यूडेनम है, ये CBD है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। क्लियर है। यहाँ पे पेनक्रियाज होता है इस तरह से। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो आप अच्छे से, ये वाला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम है। समझने की कोशिश करिएगा कि बिलियस वोमिटिंग क्या होती है और नॉन बिलियस वोमिटिंग क्या होती है। अब यहाँ से क्या होता है? बाइल जूस आता है यहाँ पे, यहाँ से बाइल जूस आता है यहाँ पे। यदि इसके नीचे यदि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इस ओपनिंग के नीचे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ, तो उसको बोलेंगे अपन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन।
क्लियर है स्टूडेंट। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ से यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब वोमिटिंग होगी तो वो कैसी होगी, बिलियस, क्योंकि बाइल जूस इसके ऊपर ही हो गया, आ रहा है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे बिलियस वोमिटिंग। और यदि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरस होता है आपका, पाइलोरस पार्ट होता है और डुओडेनम का अपर वाला पार्ट। तो यहाँ यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये कैसे आएगा, इसके ऊपर वाला पार्ट ही, जैसे स्टोमक में जो कंटेंट है वो ही क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। क्लियर है। इसलिए जब पाइलोरिक स्टोनोसिस क्या है, इस जो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई है इसके ऊपर वाली कंडीशन है, तो इसी कंडीशन में ऊपर जो आपका HCl वगैरह है, बाइल जूस है, वही निकलेगा। और HCl कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए नॉन बिलियस वोमिटिंग और एसिडिक वोमिटिंग देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टोनोसिस के अंदर। नेक्स्ट बात करें और कौन सी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट वोमिटिंग से रिगार्डिंग, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस आप OBG के अंदर पढ़ेंगे कि सुबह सुबह लेडी को क्या होता है, जी करता है उल्टी करने का, उसको बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस। तो सीन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक का होता है स्टूडेंट, 1 to 12 वीक क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। क्लियर है। और 13 to 29 होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर है, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तरह से अपन 3 ट्राइमेस्टर पढ़ते हैं OBG के अंदर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। और मॉर्निंग सिकनेस कौन से हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है, HCG हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और मेनली क्वेश्चन आता है आपके HCG पे। HCG की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन की वजह से वोमिटिंग देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो HCG हार्मोन आपका करेक्ट जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम में कंडीशन होती है स्टूडेंट, इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। यदि ये मॉर्निंग सिकनेस यदि एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी उसको टर्म दे दिया, हाइपर इमेसिस। देखो इमेसिस वर्ड लिखा हुआ है, इमेसिस मतलब होता है वोमिटिंग, और हाइपर मीन्स ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा उल्टी होना, और वो भी ग्रेविडरम मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान। यदि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम। और ये भी कौन से हार्मोन की वजह से होती है, HCG हार्मोन। कौन सा, HCG हार्मोन की वजह से। क्लियर है। तो इस तरह से आपके वोमिटिंग से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो इस तरह से आपके सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इमेटिक्स ड्रग के अंदर यदि पेशेंट को इमेसिस है तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंटी इमेटिक ड्रग। कौन सी ड्रग्स यूज करनी है, एंटी इमेटिक्स, जो वोमिटिंग को कम करे। एंटी मीन्स अगेंस्ट और इमेटिक मीन्स वोमिटिंग को रोके, तो एंटी एमेटिक ड्रग। जैसे कि अपन कैंसरस कंडीशन में भी जब केमोथेरेपी देते हैं, पेशेंट को केमोथेरेपी देते हैं, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट वोमिटिंग। कैंसरस पेशेंट के अंदर क्या चलती है, केमोथेरेपी, तो केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या है, वोमिटिंग। तो इसलिए जब भी केमोथेरेपी आप पेशेंट को देते हैं उससे आधे घंटे पहले, 30 मिनट्स पहले क्या देना होता है उसको, ओंडासिट्रोन, जो कि एक एंटी इमेटिक है, ओंडासिट्रोन का IV इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे क्या होगा, जो वोमिटिंग के चांसेस है कीमोथेरेपी की वजह से वो कम हो जाएंगे। इसलिए बिफोर कीमोथेरेपी 30 मिनट्स क्या देना है आपको, ओंडासिट्रोन। ये क्वेश्चन आपके एम्स ऋषिकेश के अंदर 2020 के अंदर पूछा गया कि कीमोथेरेपी के कितने टाइम पहले आपको एंटी इमेटिक देनी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जाएगा, कितना जाएगा स्टूडेंट, 30 मिनट। 30 मिनट बिफोर कीमोथेरेपी। क्लियर है। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अपने वोमिटिंग पढ़ा, वोमिटिंग के बाद में किस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ये अपन ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट आपको इसी तरह से पढ़ना है अच्छे से। आई होप कि आप अपनी जो आपका जो मकसद है, आपका गोल है, उसके अंदर आप अपना फुल परफॉर्मेंस दे सको। थैंक यू सो मच।